अब बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट किस पर चोट। माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में तूती बोलती थी, लेकिन योगी ने अतीक के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। योगी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले योगी और भागवत की मुलाकात भी हुई। मोदी भागवत की मुलाकात का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रयागराज के इस मंथन में आरएसएस का फोकस पॉपुलेशन कंट्रोल पर दिखा। संघ का कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर संघ का प्लान क्या है, मुसलमानों को लेकर आरएसएस क्या सोचती है, 24 के चुनाव में संघ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन सब बातों पर मीटिंग में डिस्कशन हुआ। कुछ बातें बताई गई, कुछ नहीं बताई गई। जो बातें नहीं बताई वो हम आपको बताते हैं। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण। मैं बीजेपी वालों को और आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, और जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। मोदी, योगी और भागवत, ये वो तीन नाम हैं जिन्हें लेकर एक जनरल परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। देश के मुसलमानों को इनसे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या इस दावे में कोई दम है? इसे समझने के लिए पूरी एनालिसिस चाहिए। देश को चलाने वाली सरकार, देश के सबसे बड़े राज्य को चलाने वाली सरकार, और इन दोनों सरकारों के पीछे की आइडियोलॉजी, तीनों को समझे बगैर सारे दावे बेकार हैं। मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है और संघ क्या सोचता है, तीनों की पूरी पिक्चर एक एक कर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलना है प्रयागराज और यह समझना है कि मुसलमानों को लेकर संघ की विचारधारा क्या है। प्रयागराज में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की जो बैठक हुई, उसके चौथे दिन जब आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले यही कहा कि मुसलमान कोई अलग नहीं है, वो इसी देश के नागरिक हैं, उनके पूर्वज भी यहीं के थे, इसलिए संघ ने हमेशा से उन्हें अपना माना है। हम अल्पसंख्यक ऐसे किसी को अल्पसंख्यक की कल्पना ही अपने देश में वो ठीक नहीं, ऐसे संघ का पहले से कहना है। सब देश के नागरिक हैं, ठीक है, अलग अलग पूजा पाठ अपने स्वभाव के वो अनुपालन करते हैं, कर सकते हैं, देश की विविधता है, हम सभी के संपर्क रखते हैं। आप जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, वो वार्ता भी पिछले 40 साल से भी वो भी चल रहा है। पूजनीय गुरु जी, पूजनीय बाला साहेब देवव्रत जी के कालखंड में भी ऐसे वार्ता होना हुआ है। ईसाइयों ने मीटिंग में भी अपने संघ के अधिकारियों को बुलाकर अपने विचार रखने के लिए उन्होंने स्वयं निमंत्रण भी दिया है। अपने लोग गए भी हैं, एक समाज में रहते सभी नागरिक हैं। संवाद रखना भारतीय संस्कृति की एक अच्छी पद्धति है, सबसे संवाद। संघ की बैठक के चौथे दिन का सबसे बड़ा एजेंडा था पॉपुलेशन कंट्रोल। इसे लेकर संघ ने 3 बड़ी बातें कही। संघ का कहना है कि देश में एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए। जनसंख्या असंतुलन देश के लिए बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह से पहले भी देश का विभाजन हो चुका है। संघ का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है मतांतरण, यानी धर्म परिवर्तन। दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में जो कुछ कहा, मोहन भागवत ने नागपुर में 2 हफ्ते पहले विजयदशमी के दिन वही कहा था। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है।
उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। आरएसएस कहता है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो हर जगह प्रॉब्लम होगी। रोजगार से लेकर घर-बार तक देश एक बार फिर बंटवारे की ओर बढ़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल की बात शुरू होते ही ओवैसी जैसे नेता भड़क जाते हैं। मोदी से लेकर भागवत तक सब उनके निशाने पर आ जाते हैं। मोदी सरकार कह रही टीएफआर गिर गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट कह रही है। हमेशा हम कह रहे हैं कि झूठ और झूठ का पलिंदा ये लोग करते हैं। लोग जब टीएफआर रेट गिर रहा है तो फिर आपको अब कौन सा कानून बनाएंगे? अब आप हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है। कि आपकी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान बटाओ टेक्निक आप करते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक लास्ट करेगा? 2040 तक लास्ट करेगा। आप जब उससे पहले इस्तेमाल करिए ना, इन लोगों को नौकरी दीजिए, कुछ करिए। ओवैसी की सिर्फ एक कोशिश है, किसी तरह मुसलमानों के मन में यह बात बैठ जाए कि उनका अपना कोई नहीं, सिर्फ वो है। यही कोशिश वो अपनी हर तकरीर में करते हैं। लेकिन मुसलमान अब अपनी तरक्की की तरफ देखता है। बीजेपी मुसलमान नौजवानों के इसी माइंडसेट को समझती है, इसलिए बीजेपी इस डायरेक्शन में काम करती है। बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। बीजेपी 3 लाख मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रही है। 12 राज्यों के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगले साल जनवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के ये 3 लाख मुस्लिम कार्यकर्ता अपने इलाकों में जाएंगे और लोगों को जाकर बताएंगे कि सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। ये लोग मुसलमानों को सरकार की पॉलिसी के बारे में बताएंगे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। अगर किसी के मन में सरकार के लिए कोई गलत धारणा है तो उसे दूर करेंगे। जिसमें हमें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी दल है, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुसलमानों को दलितों से पीछे ज़्यादा बदतर बना दिया है, वो जब बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है तो बड़ा अफसोस होता है। तो ये जो सच है ये लोगों के बीच में जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी मजहब का दुश्मन नहीं है और विशेष रूप से मुसलमानों का तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको मैं जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ले जाऊंगा, 6 अप्रैल 1980 को दादर मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस वक्त जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन था? उस कार्यक्रम का अध्यक्ष मुसलमान था जिसका नाम था मोहम्मद करीम छागला। अब मुझे बताइए, अगर किसी के दुश्मनी के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता तो उसकी अध्यक्षता कोई मुसलमान करता क्या? हिमाचल प्रदेश में ये काम पहले ही शुरू हो चुका है। हिमाचल के 2 जिलों में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा एक्टिव हो चुका है। गुजरात में भी मुसलमानों से संवाद शुरू होने वाला है। कई प्रदेशों में यही प्लानिंग है, मुसलमानों के मन में बीजेपी को लेकर भ्रम दूर करना और उन्हें मुसलमानों के लिए किए गए सरकार के काम गिनाना। बीजेपी इस वक्त मुसलमानों को लेकर 3 फ्रंट पर काम कर रही है। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मेल मुलाकात और पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम। मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उन्हें मोटे तौर पर पसमानदा मुसलमान कहते हैं। पसमानदा समुदाय के लोगों का दावा है कि भारत की पूरी मुस्लिम आबादी में उनकी हिस्सेदारी 80% है। बीजेपी की नजर अब मुस्लिमों की इसी बड़ी आबादी पर है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान यूपी में है, इसीलिए बीजेपी यूपी में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कर रही है। हम सारे भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सारे भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन भाई, जो नेता आपके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? बताओ भैया, बनती कि नहीं बनती? बनती।
अब ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले आपको बताएंगे कि वो ईमान न जाए, गड़बड़ आदमी है, लेकिन आपको तेज पत्ता किसने बनाया? यही सपा वालों ने बनाया, गुमराह किया। अब हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमादा समाज के भाइयों, अब हमें गुमराह नहीं होना है। लोग कहते हैं कि मुसलमान चाहे किसी को भी वोट देगा, लेकिन मोदी और योगी को नहीं देगा। यह बात सच नहीं है। 2019 और 2022 के इलेक्शन ने यह बात साबित कर दी है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो CSDS का डेटा कहता है 2009 में 4% मुसलमान वोट बीजेपी के फेवर में गए। 2014 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। 2019 में भी 8% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले। यानी मोदी के आने के बाद मुसलमानों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिए। यूपी में भी इस बार यही हुआ। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के 8% वोट बीजेपी को मिले। पिछली बार 2017 में 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिए। अब तो उनको डर है जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे, और इसका जवाब मुसलमान समाज ने दे दिया है। आप अभी चुनाव हुआ था, उपचुनाव, आप रामपुर देख लीजिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती। आजमगढ़ देख लीजिए, अब मुसलमान वोट बैंक नहीं रहेगा। अब मुसलमान विकास की राजनीति करेगा। अब मुसलमान मोदी जी को विश्व गुरु देखता है, विश्व नेतृत्व करते हुए देखना चाहता है। अब भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मुसलमान भी। अब मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, और उसका रिस्पांस भी हम लोगों को दिख रहा है। बीजेपी और संघ दोनों एक ही स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। दोनों के लोग मुस्लिम कम्युनिटी के धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं। बीजेपी ने मुफ्ती मौलानाओं से मिलने का काम शुरू किया है। संघ की बात करें तो मदरसे में भागवत की तस्वीरें पहले ही आ चुकी हैं। संघ तो कहता भी है कुछ लोग मुसलमानों को डराने बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संघ और मुसलमानों की मेल मुलाकात पुरानी है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।